Chapters 1189 Huge Rise in Cultivation Level, 1190 Blood Plain Martial Competition, 1191 Begging, 1192 Concession. Chapter Start. Chapter 1189 Cultivation Level में भारी इजाफा फैंग युआन का दिल उछाल सा गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी, लेकिन ये बस एक छोटी सी गलती थी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो आगे चलते हैं, बाकी बातें अलायंस एग्रीमेंट फाइनल करने के बाद करेंगे। नॉट इमॉर्टल मुस्कुराया, उसका एटीट्यूड पहले से काफी बेहतर हो गया था। फैंग युआन की पहले वाली परफॉर्मेंस ने नॉट इमॉर्टल की नजरों में उसकी वैल्यू कई लेवल्स ऊपर कर दी थी। तीनों ने डाउ मार्क्स वाली जमीन पर बड़ी मुश्किल से सफर किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, डाउ मार्क्स और घने होते गए और रुकावट भी बढ़ती गई। ऑफ कोर्स, यह नॉट इमॉर्टल और चूडू के लिए था, लेकिन फैंग युआन को भी काफी मुश्किल हो रही थी। उससे ये प्रिटेंड करना पड़ रहा था कि उसके लिए भी ये टफ टाइम है, ताकि चूडू और नॉट इमॉर्टल को यूएस पर कोई शक ना हो। तीनों इमॉर्टल्स चलते और आराम करते हुए आगे बढ़े। इस छोटे से सफर में उन्हें 15 मिनट लग गए। आखिरकार वो एक चट्टान के पास पहुंचे। कोई नया आया है? चट्टान अचानक बोल पड़ी, उससे धुआं उठा और फिर गायब हो गया। वो चट्टान एक पतले दुबले और छोटे कद के गू इमॉर्टल में बदल चुकी थी। उसकी बकरी जैसी दाढ़ी थी, वो फैंग युआन के घुटने तक लंबा था और उसकी छोटी छोटी अणु तेजी से चमक रही थी। यह 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स में से एक है, विजडम पाथ गू इमॉर्टल सीक्रेट स्कीमा। चूडू ने सही टाइम पर इंट्रोड्यूस कराया। फैंग युआन मन हैरान रह गया, यह आदमी असल में सीक्रेट स्कीमर है। उसने अपने एक्सप्रेशंस को परफेक्ट तरीके से छुपाया, ऐसे एक्ट किया जैसे उसने ये नाम पहली बार सुना हो, और तुरंत सलाम किया। हेलो, मेन ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का लियू गुआन यी हूं। एक दिन बाद, ब्रदर लियू, ब्रदर चू, आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते ना? क्रेज डेमन केव के पहले लेयर में नॉट इमॉर्टल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं, चूडू ने कड़वी मुस्कान के साथ माना कर दिया। आपको भी नॉर्दर्न प्लेन्स के हालत के बारे में पता है। मैंने हाल ही में छू सेक्ट बनाया है और बाइजू ट्राइब के साथ अलायंस किया है। इस वक्त राइचस पाथ वाले हमारे लोन कल्टिवेटर सेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। वो हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो हमसे निपटने के लिए अपने लोग जमा कर रहे हैं। नॉट इमॉर्टल ने ठंडी सांस भरी। ये सब दुनियादारी के मामले हैं, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते? नाम और शोहरत, क्या ये मरने के बाद भी साथ रहते हैं? लेस देन ग्रेटर दैन में, जब वर्डेंट ग्रेट सन मारा, उसकी आत्मा दरवाजे ऑफ लाइफ एंड डेथ पर गई। वो पैसिफाइंग सोल लेक में रुका जब रेप्यूटेशन गू ने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ इटर्नल लाइफ हाई हम गू इमॉर्टल्स का असली गोल और मकसद है। चूडू का चेहरा एकदम डिटर्मिन्ड था। मेन स्ट्रेंथ पाथ को फिर से उसकी शान लौटाऊंगा, ये एक वादा है जो मैंने किसी से किया था। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। फैंग युआन चूडू को देखे बिना नहीं रह सका। ये पहली बार था जब उसने चूडू को अपना मकसद बताते हुए सुना था। चूडू के चेहरे पर जो सिंसियरिटी थी, वो झूठी नहीं लग रही थी। लगता है चूडू के स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करने के पीछे कोई कहानी है। फैंग युआन ये सोच ही रहा था जब नॉट इमॉर्टल ने उससे पूछा, ब्रदर लियू, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? फैंग युआन मुस्कुराया। मेन इस बार यहां क्रेज डेमन एग्रीमेंट साइन करने आया था। ए फ्लैट जब वो हो गया है, तो मेरे पास दूसरे काम भी हैं निपटाने के लिए। नॉट इमॉर्टल असल में फैंग युआन को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगा था। मेनली इसलिए क्योंकि फैंग युआन की इस बार की परफॉर्मेंस ने यूएस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। फैंग युआन इस मामले में नॉट इमॉर्टल से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उससे लगा कि वो तीसरी आखिरी लेयर के डाउ मार्क लैंडस्केप में आराम से दौड़ भी सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा। 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स के तो होश ही उड़ जाएंगे। मैंने अभी तक सबसे नीचे वाली और सेकंड लास्ट लेयर्स नहीं देखी हैं, मैं उनका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन थर्ड लास्ट लेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन गू सबसे नीचे वाली लेयर पर है, लेकिन 3 क्रेज डेमन एक्सेंट्रिक्स उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। एक दिन वो क्रेज डेमन केव में जरूर लौटेगा, अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करके इस जगह को एक्सप्लोर करने। लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। उससे अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना था, यह सबसे जरूरी काम था। जहां तक डेरिवेशन गू की बात है, अगर फैंग युआन को वो मिल भी जाता तो उसका क्या फायदा था? वो एक रैंक 9 इमॉर्टल गू था। फैंग युआन ने विजडम गू के बारे में सोचा। वो ना तो उससे उस कर सकता था, ना ही उससे पता था कि कैसे करना है। अगर वो सच में उससे हासिल कर लेता तो ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता।
अटर्नल लाइफ के अलावा बाकी सब कुछ टेम्पररी है। ब्रदर ल्यू, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? नॉट इमॉर्टल ने पूछा। वो फैंग युआन जैसे काम के बंदे को जाने नहीं देना चाहता था। फैंग युआन की निगाहें चमकी। उसने छूडू को देखते हुए कहा, एक्चुअली मेन चू सेक्ट का मेंबर हूं। अभी हुआंग जिन ट्राइब्स चू सेक्ट पर हमला कर रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। छूडू जानता था कि फैंग युआन उससे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये सुनकर उससे अंदर से अच्छा लगा। साई, तुम लोग चलो छोड़ो। नॉट इमॉर्टल ने देखा कि वो फैंग युआन को माना नहीं सकता और उसने हार मान ली। फैंग युआन और छूडू ने नॉट इमॉर्टल को अलविदा कहा और आसमान की तरफ उड़ गए। वापसी के रास्ते में फैंग युआन ने छूडू से नॉर्दर्न प्लेन्स की सिचुएशन के बारे में पूछा और साथ हाइचू सेक्ट को जो मुश्किलें आ रही थी उनके बारे में भी। फैंग युआन ने भी क्रेज डेमन एग्रीमेंट साइन कर लिया था। छूडू के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। छूडू ने उससे कुछ नहीं छुपाया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अभी मैं भी बहुत प्रेशर में हूं। भले हाइचू सेक्ट ने बाइजू ट्राइब के साथ अलायंस कर लिया है, हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ हैं जिनकी ताकत हमसे दासियों या सैकड़ों गुना ज्यादा है। लेकिन वो एकजुट नहीं है और उनके अपने अपने इलाके हैं। वो सिर्फ गिने चुनेगु इमॉर्टल्स हाई भेज सकते हैं। और वो राइचस पाथ में हैं। वो रूल्स और रेपुटेशन की बात करते हैं। हमारे पास अभी भी एक चांस है। वो कब आ रहे हैं? फैंग युआन ने अहम सवाल पूछा। छूडू हंसा, अभी दूर है। भले ही वो हर जगह खबर फैला रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी उनके निकलने में काफी वक्त है। यह हुआंग जिन ट्राइब्स के आपस में भी झगड़े और मतभेद हैं। उन्हें बहुत सी चीजों पर गौर करना पड़ता है। उनके लिए चीजें यूटीएनआई सिंपल नहीं है जितनी हम डिमोनिक पाथ मेंबर्स के लिए होती हैं। फैंग युआन ने सर हिलाया। छूडू की बातों से उससे नॉर्दर्न प्लेन्स की मौजूदा सिचुएशन का और भी साफ इंसाइट और एनालिसिस मिला। छूडू ने फैंग युआन की तरफ देखा। यह कहना शायद गुस्ताखी होगी, लेकिन ब्रदर ल्यू, क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया है? क्या? अभी नहीं, फैंग युआन ने जवाब दिया। भले ही आप ग्रेट ग्रैंड मास्टर ना हो, कम से कम क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर तो जरूर होंगे। छूडू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। फैंग युआन हंसा और उसके बदले पूछा, आपको कैसे पता चला? छूडू हंसा, मैंने तुम्हारी डाउ मार्क्स के साथ परफॉर्मेंस से अंदाजा लगाया। तुम्हारा अटेनमेंट लेवल जितना ज्यादा होगा, क्रेज डेमन केव को एक्सप्लोर करना उतना ही आसान होगा। नॉट इमॉर्टल मेरे इंप्रूवमेंट से हैरान था। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में मेरे स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट लेवल में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया था। छूडू ने फैंग युआन को घूरा। उसकी निगाहों में एक गहरा मतलब था। फैंग युआन जानता था कि वो किलर मूव इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार छूडू तो सिर्फ कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर रहा था फैंग युआन से कुछ फायदा उठाने के लिए। रेकलेस सेवेज के असली मतलब को निकालने का कोर मेथड फैंग युआन ने सीक्रेट रखा था। उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फैंग युआन जानता था कि छूडू क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया और कहा, ओ अच्छा। ये 3 शब्द कहने के बाद कोई और बात नहीं हुई। वो चुपचाप सफर करते रहे। छूडू की ईद में गहरी निराशा झलक गई। वो हमेशा से इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर चाहता था, लेकिन इस सिचुएशन में अब ये फोकस नहीं था। इसलिए छूडू ने बहुत दबे हुए अंदाज में पूछा। वो जानता था कि फैंग युआन जैसा चालाक इंसान समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन फैंग युआन ने 3 शब्दों में जवाब दिया, ओ अच्छा। छूडू तुरंत समझ गया, फैंग युआन ने उससे माना कर दिया था। जैसे छूडू ने बहुत सटल तरीके से पूछा था, फैंग युआन का जवाब भी वैसा ही था, ओ अच्छा। इसका मतलब था कि फैंग युआन का ट्रू मीनिंग निकालने का मेथड बिकाऊ नहीं था। उसने ट्रांजैक्शन से माना कर दिया। फिलहाल के लिए मुझे इससे भूलना ही पड़ेगा। छूडू को अफसोस हुआ, लेकिन वो बहुत रैशनल था। इस सिचुएशन में उससे फैंग युआन के साथ अपना कोऑपरेशन और गहरा करना था। वो उनके रिश्ते को खराब नहीं कर सकता था। फैंग युआन छूडू के साथ ही फैंग ग्रोटो हेवन वापस नहीं गया। आधे रास्ते में वो छूडू से अलग हो गया। फैंग युआन साउथवेस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ गया। कुछ दिनों बाद वो एक मामूली से दिखने वाले टीले पर उतरा। जू सोंग जी की यादों के मुताबिक जगह यही है। फैंग युआन ने आसपास देखा, कंफर्म किया कि वो सही जगह पहुंचा है। उसने अपने इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद इमॉर्टल किलर मूव सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया और उसने एक ब्लेस्ड लैंड की लोकेशन का सही पता लगा लिया। उसके इमॉर्टल गू और इमॉर्टल किलर मूव हेवनली लॉर्ड बाइजू से उधार लिए गए थे।
इसके लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन फैंग युआन के लिए ये पूरी तरह से वर्थ इट था। मिल गया। फैंग युआन की ईड़ चमक उठी। उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बुलाया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन को उठाकर कुछ चक्कर लगाता रहा, फिर स्पेस को चीरता हुआ उससे एक नए ब्लेस्ड लैंड में ले गया। इस ब्लेस्ड लैंड के मालिक ने अपने जीवन में अर्थपात कल्टिवेट किया था, इसलिए यह ब्लेस्ड लैंड काले सड़े हुए कीचड़ से ढका हुआ था। बहुत से छोटे मड मॉन्स्टर्स यहां लुढ़क रहे थे। वक्त वक्त पर एक डेसोलेट बीस्ट जायंट मड मॉन्स्टर मिट्टी से ऊपर उछलता, जैसे एक विशाल काली लहर हो। एक छोटा मुड़मान जिसके सिर से हरी घास का एक तिनका निकला हुआ था, तैरता हुआ फैंग युआन के पास आया। बाबा, छोटे मुड़मान ने बोलकर फैंग युआन से बात की। फैंग युआन ने सुना और समझ गया कि वो क्या कह रहा है। वो अपने नीचे के कीचड़ को देखे बिना नहीं रह सका, बड़बड़ाते हुए, इस ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनने के लिए मुझे एक साथ 5 डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर्स को हराना होगा? है, आसान है। इस अर्थपाथ ब्लेस्ड लैंड की एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट ZYA डटार रैंक 6 के लिए मुश्किल थी, लेकिन फैंग युआन के लिए यह बहुत सिंपल था। फैंग युआन अर्थपाथ से अनजान नहीं था, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के कारण उसका अर्थपाथ अटेनमेंट लेवल मास्टर लेवल पर था। इस अर्थपाथ ब्लेस्ड लैंड को एनेक्स करने के बाद उसके मिनी वेस्टर्न डेजर्ट को एक बहुत बड़ा दाल मिल गया। अगले महीने तक फैंग युआन हर जगह घूमता रहा, ब्लेस्ड लैंड्स ढूंढता और उन्हें एनेक्स करता रहा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपनी बेइंतहा कीमत साबित की। फैंग युआन आसानी से ब्लेस्ड लैंड्स में घुसकर उन्हें एक्सप्लोर कर लेता था। इन ब्लेस्ड लैंड्स की इंफॉर्मेशन बेसिकली अनगु इमॉर्टल्स की आत्माओं से हासिल की गई थी जिन्हें फैंग युआन ने पकड़ा था। डोंगफैंग चैंगफैन, झेंगलिंग, जू सोंगजी और ही फैन ग्रोटो हेवन के 9 गु इमॉर्टल्स, 7 हाई टर्ब्यूलेंट फ्लो सी एरिया से पकड़ी गई अनगिनत गु इमॉर्टल आत्माएं और ऑफ कोर्स जिंदा ही चेंग। सबको गिना जाए तो फैंग युआन के पास बड़ी संख्या में गु इमॉर्टल कैदी थे। इन कैदियों की आत्माओं को कई बार सर्च किया गया था, उसने उनकी सारी इंटेल हासिल कर ली थी। फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल जबरदस्त तरीके से बढ़ा, वो बार बार कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को स्किप करता गया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में स्पेस और रिसोर्सेज भी हर बार उसकी सफलता के साथ बढ़ते गए, बार बार बढ़ते गए। फैंग युआन अपनी पहली हेवनली ट्रिब्यूलेशन कब का पार कर चुका था। जब तक फैंग युआन लैंग या ब्लेस्ड लैंड वापस लौटा, इस छोटे से टाइम पीरियड में वो पहले हाई डू हेवनली ट्रिब्यूलेशंस पार कर चुका था। वो एक ऐसा रैंक 6 गु इमॉर्टल था जो अपनी तीसरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन से सिर्फ 3 अर्थली कैलामिटीज दूर था। चैप्टर 1190 ब्लड प्लेन मार्शल कॉम्पिटिशन नॉर्दर्न प्लेन्स, फंग जियान ग्रोटो हेवन। रैंक 8 गु इमॉर्टल प्रिंस फंग जियान एरी बैंड किए शांति से बैठा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें जल रही थी, जैसे आसमान में लहराते कपड़े। वो बेहद चमकदार और शानदार थी, ड्रैगन्स या सांपों की तरह नाच रही थी, एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तभी प्रिंस फंग जियान ने अपना मुंह खोला, आग के छोटे छोटे मोती उगलते हुए। आग के मोती हवा के साथ बढ़ने लगे। एक सांस के वक्त में वो एक्सपेंड होकर एक बच्चे के सिर के साइज के ऑरेंज रेड फायरबॉल्स बन गए। फायरबॉल्स प्रिंस फंग जियान के जिस्म के चारों तरफ घूमने लगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं उड़ते हुए। इसके बाद प्रिंस फंग जियान ने फिर से अपना मुंह खोला, आग का एक और मोती उगलते हुए। थोड़ी देर बाद प्रिंस फंग जियान के चारों तरफ 8 फायरबॉल्स हो गए थे। वो आसपास उड़ रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो एक गहरे रास्ते पर चल रहे थे, प्रिंस फंग जियान के गिर्द अनंत रूप से घूम रहे थे। ठीक उसी वक्त प्रिंस फंग जियान ने अचानक अपनी ईड़ खोली। उसकी ऊँग से एक अविश्वसनीय तेज रोशनी निकली जो बेहद चमकदार थी। बम बम बम, 8 फायरबॉल्स एक एक करके खुद ही फट गए, आग की चिंगारियों में बदलकर गायब हो गए। मैं फिर फेल हो गया। मेन फैंग युआन का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। प्रिंस फंग जियान की ईड़ चमक रही थी, उसने गायब हो चुके फायरबॉल्स को घूरा। अगर उसका डिडक्शन सफल हो जाता तो ये लपटें तुरंत फैंग युआन की लोकेशन बना देती, और ये भी कि वो क्या कर रहा था। जाहिर है प्रिंस फंग जियान एक बार फिर फेल हो गया था। उससे कुछ नहीं पता चला। आखिरकार मैं कोई विजडम पाथ गु इमॉर्टल थोड़ी ना हूं, मैं तो बस विजडम पथ की नकल कर रहा था। मेन फैंग युआन की असली लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। प्रिंस फंग जियान ने ठंडी सांस भरी। उससे फैंग युआन को पकड़ने का काम सौंपा गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसने खुद को बहुत गहराई में छुपा रखा था। ज्यादातर वक्त वो एक ब्लेस्ड लैंड के अंदर रहता था और बाहर नहीं निकलता था। जब तक ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस 9 हेवंस के टुकड़े अब्जॉर्ब नहीं करते, वो 5 रीजन से अलग, एक पूरी तरह से अलग दुनिया होते हैं।
यहाँ तक कि फेरी जी वे भी कुछ पता नहीं लगा सकती। प्रिंस फंग जियान प्राइमरीली फायर पाथ कल्टिवेट करता था, वो नेचुरली ये नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स फैंग युआन बाहर भी निकलता था, लेकिन उसके पास फैमिलियर फेस और डार्क लिमिट इमॉर्टल गू था। अपने डार्क पाथ डाउ मार्क्स के साथ फैंग युआन हर बार सफर करते वक्त अपने निशान छुपा सकता था। लॉर्ड फंग जियान, गोंग ट्राइब के लोग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसी वक्त पीले कपड़ों में एक फीमेल गू इमॉर्टल हॉल में आई और रिपोर्ट किया। वो एक फूल की तरह खूबसूरत थी, उसकी उम्र पानी से भरी और होठ गुलाबीदा। वो प्रिंस फंग जियान की 2 फीमेल गू इमॉर्टल अटेंडेंट्स में से एक थी, लर याओ। गोंग ट्राइब यहाँ है? HMPH। प्रिंस फंग जियान ने तेवर चढ़ाए, उनसे नहीं मिलना। लेकिन गोंग ट्राइब का गू इमॉर्टल लॉन्जेविटी एडिक्ट लेकर आया है। लर याओ हिचकिचाए। प्रिंस फंग जियान हल्के से मुस्कुराया, तो क्या हुआ अगर उनके पास लॉन्जेविटी एडिक्ट है? वो हुवांग जिन ब्लड लाइन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। लर याओ ने मुंह बनाया, लेकिन लॉर्ड, क्या आप भूल गए, हम अभी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जासूस हैं। आप अभी भी ऊपर से गोंग ट्राइब के दामाद हैं, एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर। अगर आप खुलेआम लॉन्जेविटी एडिक्ट का अपमान करेंगे तो क्या ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी? हा हा हा। प्रिंस फंग जियान जोर से हंसा, ले आओ, तुम सिर्फ आधी सही हो। लॉन्जेविटी हेवन को कम मत समझना, वो एक रैंक 9 ग्रोटो हेवन है। उसके पास जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की बुनियाद है, और वो बेहद गहरा है। वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बिल्कुल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कॉर्ड जैसा है। लेकिन इस बार लॉन्जेविटी हेवन ने हुवांग जिन ट्राइब्स को एकजुट करने का आदेश भेजा है। सारी राइचस पाथ सुपर फोर्सेस को बाइजू ट्राइब पर हमला करना है। यह हुवांग जिन ट्राइब्स की बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ी जाने वाली युंग है। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का गिरना, बाइजू ट्राइब का बनना और साथ हाईचू सेक्ट, इन सबने लॉन्जेविटी हेवन की हद को बार बार पार किया है। इस बार लॉन्जेविटी हेवन यकीनन मेरी मदद नहीं मांगेगा। याओ हुवांग हाई उनका एक लौटा चॉइस है। प्रिंस फंग जियान ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। लर याओ की एरी चमक उठी, लेकिन वो समझी नहीं, तो फिर गोंग ट्राइब का गू इमॉर्टल पर्सनली लॉन्जेविटी एडिक्ट यहाँ क्यों लाया है? प्रिंस फंग जियान की इर्द में ठंडी रोशनी चमकी। गोंग ट्राइब के ये लोग इस अथॉरिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्जेविटी एडिक्ट का इस्तेमाल करके मुझे उनकी मदद करने के लिए धोखा देना चाहते हैं। तुम्हें भी गोंग ट्राइब का मकसद पता है, वो अभी भी नंबर 1 राइचस पाथ फोर्स बनने के सपने देख रहे हैं। तो ये बात है, फिर हम उनसे नहीं मिलेंगे। लर याओ मुस्कुराई, उसके मोतियों जैसे सफेद दांत दिखे, उसकी मुस्कान खूबसूरत थी, जैसे बाहर का नजारा हो। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा प्रिंस फंग जियान ने एनालाइज किया था। कुछ दिनों बाद लॉन्जेविटी एडिक्ट सारे हुआंग जिन ट्राइब्स तक पहुंचा और आखिर में याओ हुआंग के हाथों में आ गया। याओ हुआंग ने अपने बूढ़े हाथों से लॉन्जेविटी एडिक्ट लिया, अपने आप में एक गहरी सांस लेते हुए। यह लॉन्जेविटी एडिक्ट आखिरकार मेरे पास ही आ गया। जो कोई उससे बड़बड़ाते हुए सुनता, उससे लग सकता था कि याओ हुवांग को पहले से ही सब पता था। सच तो यह था कि यह एक साफ सिचुएशन थी। हेवनली लॉर्ड बाइजू एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की राइचस पाथ फोर्सेस को बाइजू ट्राइब से निपटना था, तो उन्हें हेवनली लॉर्ड बाइजू से टक्कर लेने के लिए एक रैंक 8 गू इमॉर्टल की जरूरत थी। ऊपर से देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन्स के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स में से हेवनली लॉर्ड बाइजू के अलावा ओल्ड एंसेस्टर जूहू डिमोनिक पाथ में था। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर एक लोन इमॉर्टल था और उसने लॉन्जेविटी हेवन पर हमला किया था। वो पहले हाई कैलेमिटी लक ऑल्टर में फंस चुका था। सिर्फ प्रिंस फंग जियान और याओ हुवांग हाई बचे थे। प्रिंस फंग जियान की आइडेंटिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके पास हुआंग जिन ब्लड लाइन नहीं था, वो तो बस गोंग ट्राइब का दामाद था। अगर वो प्रिंस फंग जियान पर भरोसा करके बाइजू ट्राइब को हारा देते, तो क्या इससे 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर की बात साबित नहीं हो जाती कि महान हुआंग जिन ब्लड लाइन, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के वंशज एक मजबूत दुश्मन को हराने के लिए खुद पर भरोसा नहीं कर सकते? इसलिए लॉन्जेविटी हेवन के लिए उनके पास सिर्फ एक ही आदमी था चुनने के लिए, रैंक 8 रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल याओ हुवांग। असल में याओ हुवांग सच में इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। इस वक्त वो रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की कोशिश में बहुत बिजी था। उसके काम में बुरी तरह से रुकावट आई थी। याओ हुवांग का मूड खराब था। फिंग, एक हल्की सी आवाज गूंजी। याओ हुवांग ने लॉन्जेविटी एडिक्ट को आराम से टेबल पर फेंक दिया। मुझे पहले हेवनली लॉर्ड बाइजू से जाकर बात करनी चाहिए। याओ हुवांग ने ठंडी सांस भरी, अपना इमॉर्टल एपर्चर स्टो किया और नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया में जाकर व्हाइट हेवन में उड़ गया। एक पल बाद
हेवनली लॉर्ड बाइजू, जिसे याओ हुवांग का इनविटेशन मिला था, एक पाल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने याओ हुवांग से मिलकर इस मामले पर डिस्कस करने का फैसला किया। दोनों रैंक 8 गु इमॉर्टल्स व्हाइट हेवन में मिले और उन्होंने चुपके से बात की। असल में वो दोस्त थे। बहुत पहले हेवनली लॉर्ड बाइजू ने बाइजू ट्राइब बनाने का सोचा था, इसलिए एक लोन कल्टीवेटर के तौर पर वो याओ हुआंग के बहुत करीब आ गया था। हेवनली लॉर्ड बाइजू राइचस पाथ में रहना चाहता था, लेकिन वहां सिर्फ डू राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स द प्रिंस फंगजियान राइचस पाथ से नहीं था। वो अकेला रहता था और गोम ट्राइब के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। हेवनली लॉर्ड बाइजू के पास सिर्फ याओ हुआंग के करीब जाने का हाई गोल था। उसके बाद हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुवांग ने मिलकर ओल्ड एंसेस्टर जूहू के खिलाफ लड़ाई की थी। भले ही वो हार गए और ओल्ड एंसेस्टर जूहू की रेपुटेशन बढ़ गई, इस मामले ने हेवनली लॉर्ड बाइजू और याओ हुवांग को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। इसलिए जब वो मिले तो कोई दुश्मनी या गुस्सा नहीं था। दोस्त, तुम क्या सोचते हो? याओ हुवांग मुस्कुराया और पूछा। साई, बात यहां तक पहुंच गई है, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने अपना हाथ हिलाया। वो भी इस सिचुएशन को लेकर काफी उदास महसूस कर रहा था। उसका मकसद बहुत सिंपल था, वो ही फैन ग्रोटो हेवन को कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन ये कौन सोच सकता था कि छूडू की बैटल स्ट्रेंथ और दिमाग हेवनली लॉर्ड बाइजू की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निकली। इसने सिचुएशन को बदल दिया और बिगाड़ दिया। हेवनली लॉर्ड बाइजू पीछे नहीं हट सकता था। इन सब के बीच नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में हेवनली लॉर्ड बाइजू के बारे में जो अफवाहें और धमकियां फैल रही थी, वो सब छूडू और उसके लोगों ने फैलाई थी। हेवनली लॉर्ड बाइजू इस बात से वाकिफ था। कोई भी जिसके पास दिमाग काम करता हो, ये जानता था। लेकिन अब सच तो ये था कि हेवनली लॉर्ड बाइजू और अफवाहों के असली गुनाहगार छूडू ने अलायंस कर लिया था, अनराइचस पाथ फोर्सेस से निपटने के लिए, जिनसे वो सामना नहीं करना चाहता था। इस मामले के आगे बढ़ने पर हेवनली लॉर्ड बाइजू भी बहुत लाचार था। याओ हुवांग ने हेवनली लॉर्ड बाइजू का एक्सप्रेशन देखा और उसकी फीलिंग्स को गहरी तरह से समझा। याओ हुवांग ने इशारा किया और मुस्कुराया। पुराने दोस्त, अब समझे? एक राइचस पाथ फोर्स का लीडर बनना आसान नहीं है। कई सिचुएशंस में रैंक 8 गु इमॉर्टल्स होने के बावजूद हम आज़ादी से काम नहीं कर सकते। मैं पहले तुम्हारी लोन कल्टिवेटर स्टेटस से जलता था। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि कोई राइचस पाथ फोर्स मत बनाओ। अब महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है। लेकिन मैंने इतनी देर तक मेहनत की है। इतने रिजल्ट्स पाना आसान नहीं था। मैं अभी हार मानने को तैयार नहीं हूं। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने साफ साफ कहा। याओ हुवांग चुप रहा, फिर बोला, मैं भी इस मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। लॉन्जेविटी हेवन का टोकन मेरे हाथों में है। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने गहरी सांस भरी। उससे खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी इस बात की थी कि याओ हुवांग के साथ उसका रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन दुख इस बात का था कि वो और याओ हुवांग दोस्त थी, लेकिन उन्हें लड़ना पड़ रहा था। रैंक 8 गु इमॉर्टल्स होने के बावजूद वो ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने गहरी सांस भरी। तो फिर अब हमें सिर्फ लड़ना ही होगा। याओ हुवांग ने अपना हाथ हिलाया। ये तो होना ही है, अभी हमें जल्दी नहीं है। भले ही मैं इस मामले का इंचार्ज हूं, याओ ट्राइब राइचस पाथ फोर्सेस में से सिर्फ एक है, मेरे ऊपर अभी भी लॉन्जेविटी हेवन है। वो अभी सब्र से देख रहे हैं। अगर हम लड़ते भी हैं तो हम इस मामले को सुलझा नहीं सकते। मेरी राय में हमें पहले इन जूनियर्स को लड़ने देना चाहिए और उन्हें जोश दिलाना चाहिए। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने सोचा और सर हिलाया। तो फिर ऐसा करते हैं, एक मार्शल कॉम्पिटिशन की डेट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, याओ हुवांग ने सोचा। ब्लड प्लेन लोकेशन के लिए एक अच्छा चॉइस है। वहां कैसा रहेगा? ये ठीक है। हेवनली लॉर्ड बाइजू तुरंत मान गया। दोनों गो इमॉर्टल्स ने थोड़ी देर बात की, ब्लड प्लेन मार्शल कॉम्पिटिशन का मामला डिसाइड किया, फिर व्हाइट हेवन छोड़कर अपने अपने ट्राइब्स में वापस चले गए। उन्होंने ब्लड प्लेन मार्शल कॉम्पिटिशन पर अपने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए। एकदम से नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल वर्ल्ड में फिर से हलचल मच गई। एक नया तूफान पनप रहा था, जिसने धीरे धीरे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया था। हुवांग जिन ट्राइब्स के गु इमॉर्टल्स अपने हाथ मल रहे थे, उन्हें लगा कि उनके पास बाइजू ट्राइब और छू सेक्ट की अलाइड फोर्सेस को दबाने के लिए काफी ताकत है। उनका मराल हाई था। फाउंडेशन के मामले में चू सेक्ट और बाइजू ट्राइब की अलाइड फोर्सेस राइचस पाथ फोर्सेस के अलायंस का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन वो मदद मांग सकती थी। हेवनली लॉर्ड बाइजू लोन कल्टिवेटर फैक्शन से था, जबकि छूडू डिमोनिक पाथ का एक मशहूर एक्सपर्ट था। कंपटीशन में अभी कुछ वक्त था। ब्लड प्लेन मार्शल कंपटीशन की खबर फैल चुकी थी,
यहाँ तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट और दूसरे रीजन्स ने भी इसके बारे में सुन लिया था। दोनों तरफ ताकत जमा कर रहे थे। राइचस पाथ हुआंग जिन ट्राइब्स ध्यान से चुन रहे थे, सिर्फ एलिट्स को चुन रहे थे, जबकि बाइजू ट्राइब और छू सेक्ट ने उनकी मदद के लिए एक्सपर्ट्स की भर्ती शुरू कर दी और बड़ी तैयारियां करने लगे। चैप्टर 1191 मिन्नत सेंट्रल कॉन्टिनेंट अर्थ अबिस की गहराइयों में। गार्डन में बेहतरीन शराब और खाना लगा हुआ था। आओ ब्रदर शी, मैंने सुना है कि तुम्हें बेहतरीन शराब पसंद है। मैंने खास तुम्हारे लिए ये शराबें ढूंढी हैं ताकि तुम टेस्ट कर सको। गु इमॉर्टल यांगफंग सीधा बैठा और अपने मेहमान की तरफ हाथ बढ़ाया। इस मेहमान के छोटे सफेद बाल और चमकती सुनहरी अंग थी जिनमें तेज रोशनी थी। उसने एक टाइट मार्शल यूनिफॉर्म पहना हुआ था और एक नीली सिल्वर बेल्ट। उसके फोआर्म्स और घुटनों पर चमकदार आर्मर था। उसके कंधे चौड़े और कमर पतली थी। उससे एक बहादुरी वाली ऑरा निकल रही थी, लेकिन वो दीवार से आधा टिका हुआ था और उसका पोस्चर कैजुअल था। इससे उससे निकलने वाला प्रेशर थोड़ा कम हो गया था। गु इमॉर्टल यांगफंग एक रैंक 7 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था। 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में से एंशिएंट सोल सेक्ट का एक एक्सपर्ट, लेकिन अपने मेहमान के मुकाबले उसकी शोहरत कम थी। क्योंकि ये मेहमान शीले था, वो प्राइमरीली अर्थ पाथ और सेकेंडरीली ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। वो रैंक 7 के पीक पर था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक एक्सपर्ट था जिसे इमॉर्टल मंकी किंग के नाम से जाना जाता था। तो फिर भी शर्माऊंगा नहीं। शीले हंसा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, टेबल पर रखा शराब का मटका उठाते हुए। सील तोड़ते हाय, शराब की खुशबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे एक तेज आग भड़क उठी हो। तुरंत अस बड़े से गार्डन में घनी शराब की खुशबू भर गई। शराब का रंग लाल था। उसकी भाप मटके के चारों तरफ जमा हो गई, जो आग के एक चमकदार बादल जैसी लग रही थी। शीले ने यह देखा और खुश हो गया, तारीफ करते हुए, क्या शराब है? तो ये है लेजेंडरी रेड एम्पर वाइन। ब्रदर यांगफंग, तुमने इससे हासिल कर लिया। तुम काफी इंप्रेसिव हो। गु इमॉर्टल यांगफंग जोर से हंसा। मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा ब्रदर शी, इससे एंशिएंट सोल सेक्ट के खजाने से हासिल करने के लिए मैंने बड़ी कीमत चुकाई है। वैसे ये हमारे एंसेस्टर की बदौलत है। 3 लाख साल पहले हमारे सेक्ट का एक गु इमॉर्टल ईस्टर्न सी के एक गु इमॉर्टल वाइन एम्परर का दोस्त बन गया था। गु रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के दौरान उन्होंने गु रिफाइन करने में मुकाबला किया और ये तय किया कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले की क्रिएशन हासिल करेगा। उन्होंने 81 दिन तक लड़ाई की। उनकी अपनी अपनी जीतें हुई। वो कांटे की टक्कर दे रहे थे। यह रेड एम्परर वाइन एम्परर ने बनाई थी। वो इससे हमारे एंसेस्टर से हार गया था। 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में से एंशिएंट सोल सेक्ट के नाम में एंशिएंट था और नाम के मुताबिक सेक्ट बहुत पुराना था। 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में इसकी हिस्ट्री सबसे लंबी थी। 3 लाख साल पहले वो मिडिवल एंटिक्विटी ईरा था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल इस एरा के दौरान एक के बाद एक आए थे। एक फीमेल गु इमॉर्टल शुइनी ने वाटर पाथ की नींव राखी और स्पिरिट एफिनिटी हाउस बनाया। ये भी उसी एरा के दौरान हुआ था। ओ, शीले को इंटरेस्ट आया। वाइन एम्परर, मैं इस शख्स को जानता हूं। वो एक फूड पाथ रैंक 8 एक्सपर्ट था। वो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत मशहूर था। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत उसकी 3 सॉवरन 5 एम्परर वाइन्स बनाने में लगी थी। कहा जाता है कि इन 8 शराबों को मिलाकर रैंक 8 लिकर वर्म इमॉर्टल गु हासिल किया जा सकता है। इस गु का इस्तेमाल करके रैंक 8 व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस को रैंक 9 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस में बदला जा सकता है। इस शख्स के मरने के बाद उसने अपनी इनहेरिटेंस पीछे छोड़ दी। अभी ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल जुई जियान वेंग है, जो 137वां इनहेरिटर बना है। ब्रदर शी, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं इम्प्रेस हो गया। चीयर्स। यांगफंग ने अपना वाइन कप उठाया। शीले ने उसके बदले अपना हाथ हिलाया। कप से पीने में वो मजा नहीं, चलो सीधे मटकों से पीते हैं। ठीक है ब्रदर शी, आप बहुत डायरेक्ट हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। यांगफंग ने टेबल पर हाथ मारा, जवाब देते हुए। लेकिन शीले ने जैसे ही मटके को छुआ, उसकी हरकतें रुक गई। उसका एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने बाहर देखा। एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गु गार्डन के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ था। वो आसपास उड़ रहा था लेकिन नीचे नहीं उतरा। शीले की सुनहरी उंगली चमकी। ये मेरे सेक्ट का इमॉर्टल गु है ब्रदर यांग, प्लीज इससे अंदर आने दें। ये गार्डन मामूली नहीं था, ये बेहद नफासत से बनाया गया था। सफेद जेड टाइल से शानदार, इससे ठंडी हवा निकल रही थी। कभी कभी हल्के ड्रैगन के गुर्राने की आवाजें सुनाई देती थी। यह एंशिएंट सोल सेक्ट का इमॉर्टल गु हाउस फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर था। यांगफंग ने इमॉर्टल गु हाउस को मैनिपुलेट किया।
इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू के लिए शीले की तरफ उड़ने का रास्ता खोल दिया। उससे इंस्पेक्ट करने के बाद शीले का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। यांगफंग सेक्ट के मामलों के बारे में नहीं पूछ सकता था। उसने अपना कप उठाया और रेड एम्परर वाइन का मजा लेने लगा। और ये सोचो कि शीले ने खुद ही पहल की। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स सच में बैटल मेनियाक्स हैं। हे ट्राइब अभी अभी बर्बाद हुआ है और अब वो फिर से लड़ने लगे हैं। इस बार हंगामा और भी बड़ा है। सारे हुआंग जिन ट्राइब्स चू सेक्ट और बाइजू ट्राइब के नए बने अलायंस से निपटने के लिए एकजुट हो रहे हैं। चू सेक्ट? यांगफंग कंफ्यूज हो गया। ये एक नया बनाया गया सेक्ट है। क्या तुम नॉर्दर्न प्लेन्स के छूडू के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूं। एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल, जिसे डोमिनेशन इमॉर्टल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, उसने चू सेक्ट बनाया है। इस शख्स को कम मत समझना। उसने हेवनली लॉर्ड बाइजू के हमले का जोर शोर से सामना करने के लिए ही फैंग ग्रोटो हेवन का इस्तेमाल किया। उसने चुपके से कई स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स भी पाले हैं। उसके पास काफी फोर्स है। यांगफंग ने तेवर चढ़ाए। इस इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करने के बाद उसने कहा, स्ट्रेंथ पाथ डूबते सूरज जैसा है, उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन ये चू सेक्ट शायद नॉर्दर्न प्लेन्स का पहला सेक्ट है। ये चूडू कितना हिम्मत वाला है। बिल्कुल सही, शीले ने कहा। यह देखने लायक शो है। दोनों तरफ ने एक मार्शल कंपटीशन आयोजित करने पर रजामंदी जताई है। ही, नॉर्दर्न प्लेन्स सच में एक्साइटिंग है। वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। मेन नॉर्दर्न प्लेन्स में पैदा क्यों नहीं हुआ? खौफ। शीले ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओ, मेन तो भूल ही गया था। हेवनली कोर्ट से ऑर्डर आया है। हमें अभी स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर अटैक करना है। क्यों? क्या हेवनली कोर्ट ने पहले हाई कंफर्म कर दिया है कि फैंग युआन नहीं आएगा? यांगफंग ने हैरानी से पूछा। जैसा कि पता चला, यिंग वूजी और बाकी लोगों के हेवनली कोर्ट से भागने के बाद फेरी जीवे ने फैंग युआन के निशान ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था। फैंग युआन की असली बॉडी अभी तक एक्सपोज नहीं हुई थी, यहां तक कि प्रिंस फंगजियान भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया। लेकिन कुछ सुरागों और अपनी जबरदस्त काबिलियत का इस्तेमाल करके फेरी जीवे ने जबरदस्ती स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड के वजूद का पता लगा लिया था। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड अर्थ अबिस के अंदर था। वो एंशिएंट सोल सेक्ट के टेरिटरी में था। फेरी जीवे ने खास तौर पर गू इमॉर्टल शीले से एक टास्क पूरा करने को कहा था। शीले कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट का एक सुप्रीम एल्डर था। एंशिएंट सोल सेक्ट ने यांगफंग को शीले के साथ कोऑपरेट करने के लिए भेजा। शीले आदेशों का पालन कर रहा था। फेरी जीवे के प्लान के मुताबिक वो घाट लगाए बैठा था। जिस पैल फैंग युआन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड वापस आता, वो उससे तुरंत पकड़ लेता। लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद फैंग युआन एक बार भी नहीं दिखा। कुछ वक्त पहले स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पर कैलेमिटी आई। फैंग युआन ने अपना मन बना लिया और उससे इग्नोर कर दिया। फेरी जीवे ने फैंग युआन का डिटर्मिनेशन देखा और ये नतीजा निकला कि अगर स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड सलामत रहा तो यह फ्यूचर में फैंग युआन के बहुत काम आएगा। इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और शीले को स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड को बर्बाद करने का आदेश दिया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस, लेक हार्ट माउंटेन, फंग जिन हुआंग का ठिकाना। सीनियर सिस्टर, आप कमाल हो। आपने इस तरह का गू भी रिफाइन कर लिया। कीन हवैन ने गू को दोनों हाथों में पकड़ा और जोश से चिल्लाई। फंग जिन हुआंग की स्किन बर्फ जैसी सफेद थी। उसकी आईब्रोज लंबी और सुनहरी थी। उसके होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। ये कुछ खास नहीं है। उसके पास ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू था। उसका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट ऐप ग्रैंड मास्टर लेवल का था। एक रैंक 3 इमॉर्टल गू रिफाइन करना सच में कुछ खास नहीं था। सीनियर सिस्टर, ओ नो। उसी वक्त एक गू मास्टर घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ती हुई आई। कीन हुआन उसके रवैये से नाखुश थी। सन याओ, तुम स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एलीट डिसाइपल हो। तुम इतनी घबराई हुई कैसे हो सकती हो? फंग जिन हुवैंग मुस्कुराई। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहां हूं। बताओ, क्या हुआ? सन याओ ने गहरी सांस ली और कहा, वो चाओ लियान यू ना रही है। क्या? चाओ लियान यू? कीन हुआन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने चिंता से फंग जिन हुआंग को देखा। चाओ लियान ये एक अदरवर्ल्डली डेमन है। उससे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की असली इनहेरिटेंस भी मिली है। जब से उसने सेक्ट ज्वाइन किया है, वो आपकी ओपोनेंट रही है। चाओ लियान यून अगली जनरेशन की फेरी पोजीशन के लिए सीनियर सिस्टर से कम्पीट करना चाहती है। वो यहां आपसे मिलने क्यों आ रही है? फंग जिन हुआंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे भी आपसे ज्यादा नहीं पता। चलो उससे मिलते हैं और पूछते हैं। उससे हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना? तीनों कमरे से बाहर निकले, एक लड़की से मिले। ये लड़की सफेद कपड़ों में थी, झील के किनारे एक फूल की तरह।
उसके लंबे काले रेशमी बाल थे और उसकी आईब्रोज के बीच चिंता की लकीर थी। उसकी स्किन साफ और ऐनी ऐसी थी जैसे रात के आसमान से मिल गई हो, चिंता और बेचैनी जाहिर कर रही थी। ऐसी खूबसूरती फंग जिन हुआंग के बराबर थी। यह चाओ लियान यून थी। जूनियर सिस्टर चाओ, मैं जान सकती हूं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? फंग जिन हुआंग ने पहले पूछा। चाओ लियान ये एक पाल के लिए हिचकिचाई, उसकी इन में डिटर्मिनेशन चमक उठा। थोप। अगले हाई पाल, वो घुटनों के बाल बैठ गई। कीन हुआन और सुनयाओ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हैरानी से चीख पड़े। फंग जिन हुआंग भी काफी हैरान थी। जूनियर सिस्टर चाओ, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज प्लीज मा होंगयू को बचा लीजिए, चाओ लियान यो ने कहा, जब आंसू उसके चिकने गालों से नीचे बहने लगे। मा होंगयून, वो कौन है? उसने तुमसे आकर मुझसे भीख मांगने को कहा? आओ, तुम उठ सकती हो और मुझे बता सकती हो, घुटने मत टेको। फंग जिन हुआंग तेजी से आगे बढ़ी, चाओ लियान यो को उठने में मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसमें एक सीनियर सिस्टर की शान थी। भले ही वो और चाओ लियान यून फेरी की पोजीशन के लिए जोर शोर से कम्पीट कर रहे थे, अब जब चाओ लियान यो उससे भीख मांग रही थी, फंग जिन हुआंग ने उससे नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उससे उठने में मदद की। लेकिन चाओ लियान यो नहीं उठी, उसने फंग जिन हुआंग के हाथ झटक दिए, सिसकते हुए, इस वक्त जो मेरी मदद कर सकता है वो सिर्फ आप हैं, सीनियर सिस्टर फंग जिन हुआंग। सदर्न बॉर्डर, गु यू विलेज। फैंग युआन ने अपनी मुठियां भींची, दांत पीसते हुए उसने सामने बैठे दो लोगों से कहा, अंकल, आंट, आप लोगों ने मेरे माँ बाप की विरासत पहले ही ले ली है। अभी मुझे कुछ प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? आंट ने नाक सिकोड़ी, तीखी आवाज में कहा, यह ठीक नहीं है, हमने तुम्हारे माँ बाप की विरासत नहीं ली, वो तुम्हारे भाई के पास है। तुम्हारे भाई का ग्रेट एप्टीट्यूड है, उसका फ्यूचर तुमसे कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो वो भी यही करते। ओ फैंग युआन, अंकल ने शांत और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स खरीदने और गु रिफाइन करने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि गु रिफाइन करना कितना मुश्किल है? कितने बड़े रिस्क्स हैं? तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसे अनरियलिस्टिक ख्याल मत पालो, बस अपना काम ठीक से करो। अपने सी ग्रेट एप्टीट्यूड के साथ सपने देखना बैंड करो और अपनी जिंदगी रियलिटी में जियो। ए फ्लैट सर्दियों का मौसम था। गर्म कमरे के अंदर फैंग युआन का दिल बर्फ की तरह ठंडा था। वो वहीं खड़ा रहा, एक छोटी सी खामोशी के बाद उसने कहा, मैं अब समझ गया। वो मुड़ा और बाहर चला गया। उसके पीछे आंट ने तंज से आलोचना की, ऐसे ही जा रहा है? अलविदा भी नहीं कहा, वो सच में बहुत पोलाइट है। अंकल मुस्कुरा रहा था, झूठे लहजे में कहते हुए, ओ फैंग युआन, जाने की इतनी जल्दी मत करो, डिनर के लिए रुक जाओ। फैंग युआन नहीं रुका, वो और भी तेजी से मजबूत कदमों से चलने लगा। अपने अंकल और आंट की जगह से वो बहुत से लोगों वाली सड़कों की तरफ चला गया। ए फ्लैट देर रात हो चुकी थी। भले ही कोई बर्फ नहीं थी, ठंडी हवा ने फैंग युआन को हड्डियों तक ठंडा करने वाला एहसास दिया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, अपनी मुट्ठियां भींच ली। आसमान में अनगिनत सितारे तेजी से चमक रहे थे। सितारों की रोशनी फैंग युआन की आंखों में झलक रही थी, उसकी आंखें जैसे जिंदगी से चमक रही थी। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करना ही है, तो क्या हुआ अगर मेरा सी ग्रेड एप्टीट्यूड है, मैं जरूर कामयाब हो सकता हूं। फैंग युआन ने यह नहीं देखा कि उसके पीछे एक साया चुपचाप उसका पीछा कर रहा था, सारी घटनाओं को देखते हुए। रात के आसमान में सितारे और भी तेजी से चमक रहे थे। इस साय का चेहरा साफ हो गया। ये एक और फैंग युआन था, लेकिन इस फैंग युआन का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी भी उसकी निगाहों में गहराई से थी। उसकी निगरानी में पूरा रात का आसमान, पूरा ड्रीम रेल्म फीका पड़ गया, जैसे आसमान में धुंध की एक मोटी परत हो। धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया। असली दुनिया में फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, बड़बड़ाते हुए, ये सोचना कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में जो हुआ उस फिर से अनुभव कर सकता हूं। चैप्टर 1192 हार माना सेंट्रल कॉन्टिनेंट, स्पिरिट एफिनिटी हाउस। चाओ लियान ये भले हाई एक अदरवर्ल्डली डेमन हो, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरा प्यार है। फंग जिन हुआंग की मां फेरी बाई किंग खिड़की से देख रही थी, बहुत दूर, चाओ लियान ये पर फोकस करते हुए, जो अभी भी आंगन में घुटनों के बाल बैठी थी। चाओ लियान यो ने फंग जिन हुआंग से मिलकर उससे मां होंग यो को बचाने की मिन्नत की थी। फंग जिन हुआंग उलझन में थी
पूछने पर उससे चाओ लियानये और मा होंगयो की दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में पता चला। चाओ लियानये मदद के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन फंग जिन हुआंग के कुछ भी कहने के बावजूद वो इस बात पर आदी हुई लग रही थी, उसने उठने से इनकार कर दिया। फंग जिन हुआंग के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय अपने माँ बाप से मदद मांगने के। उसकी माँ स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक रैंक 7 फीमेल इमॉर्टल थी, बाइकिंग, जबकि उसके पिता मशहूर फंग जियुगे थे। फंग जियुगे फेरी बाइकिंग की तरफ चला। उसने चाओ लियानये को नहीं देखा, बल्कि आसमान को देखा, साफ साफ कहते हुए, प्रिया, क्या तुम ये देख नहीं रहा? चाओ लियानये को कुछ लोग गाइड कर रहे हैं। फेरी बाइकिंग की निगाहें चमकी, क्या तुम्हारा मतलब जू हाओ और ली जून यंग से है? जहां लोग होते हैं वहां बेनिफिट्स के लिए कंपटीशन तो होता ही है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के भी अपने अंदरूनी झगड़े थे। फंग जियुगे शक्तिशाली था। रैंक 8 की गैर मौजूदगी में उसने 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स पर राज किया, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके कोई दुश्मन नहीं थे। इस दुनिया में कंपटीशन का मतलब सिर्फ लड़ना और मारना ही नहीं था। जू हाओ और ली जून यिंग स्पिरिट एफिनिटी हाउस में फंग जियुगे के मुख्य दुश्मन थे। वो दोनों भी शादीशुदा थे। उनमें से जू हाओ एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था, जबकि ली जून यंग को एलुसरी फेरी के नाम से जाना जाता था। उसकी शक्ति असाधारण थी। पिछली जिंदगी में जब फंग जियुगे थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के स्पेशल स्पेस में मर गया था, इन दोनों ने तुरंत फेरी बाइकिंग पर दबाव डाला और एक शक्तिशाली स्टांस रखा। लेकिन बाद में जब फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल किया और आखिर में फंग जियुगे को बचा लिया, तो इतिहास बदल गया। फंग जियुगे की वापसी ने जू हाओ और ली जून यंग पर बहुत दबाव डाला। वो एक कमजोर स्थिति में थे, लेकिन चाओ लियानये के प्रभाव का इस्तेमाल करके दोनों ने अपनी जगह बनाए रखी और स्पिरिट एफिनिटी हाउस के अंदर फंग जियुगे भी उन्हें छू नहीं सकता था। फेरी बाइकिंग को उनके नाम लेते सुनकर फंग जियुगे ने माना, वही हैं। ये मेरी गलती थी। उस वक्त मैंने जू हाओ को थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस का मिशन पूरा करने के लिए भेजा था। मैं उन्हें किनारे करना चाहता था, लेकिन ये कौन सोच सकता था कि वो असल में उससे फायदा उठा लेंगे। हुआंग अगली जनरेशन की फेरी बनना चाहती है। वो शुरू में बेजोड़ थी, लेकिन अब चाओ लियानये आ गई है। जैसा कि एक अदरवर्ल्डली डेमन से उम्मीद थी, ये औरत बहुत होशियार है और कई मामलों पर उसका नजरिया अलग है। फिर भी वो बात की तह तक पहुंच सकती है और अपने अनोखे तरीकों से सफल हो सकती है। वो सच में हुआंग की दुश्मन बनने के लायक है। इस बार चाओ लियानये घुटनों पर बैठकर मदद मांग रही है। ये शायद जू हाओ ने हाई उससे यूके साया होगा। चाओ लियानये अपने प्रेमी को बचाना चाहती है, उससे फेरी की पोजीशन के लिए लड़ना ही होगा। इस तरह उसके पास स्पिरिट एफिनिटी हाउस की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए काफी अथॉरिटी होगी। अगर हुआंग उसके आगे झुक जाती है तो वो फेरी बनना छोड़ देगी, लेकिन अगर वो उससे माना कर देती है तो इससे मुसीबत पैदा होगी। फंग जियुगे ने गहरी एनालिसिस की। उसने आसानी से जू हाओ की साजिशों को बेनकाब कर दिया। वो एक साउंड पाथ गु इमॉर्टल था, लेकिन उसके पास कमाल की समझ थी। इन अंदरूनी झगड़ों के प्रति उसकी पकड़ तेज थी। फेरी बाइकिंग ने उंगली घुमाई, खेल खेल में कहते हुए, प्रिया, मैं ये सब क्यों नहीं समझूंगी? हमारे स्पिरिट एफिनिटी हाउस का सिग्नेचर इमॉर्टल गु है लाओ। हमारा सेक्ट प्यार के जरिए लोगों को प्रभावित करने को अहमियत देता है। जू हाओ ने चाओ लियानये से ये करने को कहा। वो शायद उसके सफल होने की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जब चाओ लियानये को हुआंग से इनकार मिलेगा तो दूसरे लोग उसके साथ सिंपथाइज करेंगे। हाँ, मेरी प्रिया, तुम कितनी स्मार्ट हो, मैं बेवजह चिंता कर रहा था। फंग जियुगे हंसा। जू हाओ चाओ लियानये को जीतने और फंग जिन हुआंग को हराने के लिए इतनी कोशिश कर रहा था ताकि वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी बांध सके। इस तरह वो चाओ लियानये की शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ गठबंधन कर सकता था और मिलकर फंग जियुगे का विरोध कर सकता था। जू हाओ का प्लान अच्छा था। हमेशा से चाओ लियानये की अदरवर्ल्डली डेमन की आइडेंटिटी स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी बनने में उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि लोग उन लोगों पर ज्यादा विश्वास करते थे जो उनके जैसे बैकग्राउंड से आते थे। चाओ लियानये, जो दूसरी दुनिया से आई थी, उससे बहिष्कृत किया जाता था और उससे सावधान रहा जाता था। लेकिन इस मामले के बाद स्पिरिट एफिनिटी हाउस में चाओ लियानये की इमेज सबकी नजरों में पूरी तरह से बदल जाएगी। भले हाई चाओ लियानये एक अदरवर्ल्डली डेमन थी, वो गु वर्ल्ड के एक आदमी से प्यार करती थी। इस आदमी के लिए उसने फेरी की पोजीशन के लिए लड़ाई की। वो कोई क्रूर या एम्बिशियस इंसान नहीं थी। वो सच में बहुत बेचारी थी, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसका प्रेमी नॉर्दर्न प्लेन्स में था, वो कभी भी मर सकता था,
ये प्रेमी जोड़ा शायद फिर कभी एक साथ ना हो पाए। इस बार जुहाओ ने अच्छा प्लान बनाया है। हुआंग जो भी डिसीजन ल, हार उसी की होगी। असल में फेरी की पोजीशन के लिए compete करने के लिए उससे चाओ लियान को माना करना ही होगा। फंग जिउगे ने साफ साफ कहा। तो क्या हम उससे यहीं घुटनों पर बैठे रहने दें? फेरी बाई किंग ने पूछा। फंग जिउगे मुस्कुराया, चिंता मत करो, वो यहां ज्यादा देर नहीं रुकेगी, ये बस एक शो है। लेकिन फेरी बाई किंग ने अपना सिर हिलाया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या तुमने चाओ लियान की अर्थ नहीं देखी? वो कितनी डिटर्मिन्ड और मजबूत है, वो गहरी तकलीफ में है। क्या तुम्हें लगता है कि जुहाओ उससे सच बताएगा? इस वक्त चाओ लियान शायद ये सोच रही होगी कि अपने प्रेमी को बचाने की उसकी एकलौती उम्मीद हुआंग के इस मुकबल से पीछे हटने में है। वो जरूर हार नहीं मानेगी, वो घुटनों पर बैठी रहेगी। फंग जिउगे कुछ नहीं बोला, वो आसमान को देखता रहा, उसने अब भी चाओ लियान पर कोई ध्यान नहीं दिया। फंग जिउगे को अब थोड़ा अफसोस हो रहा था। अगर उससे ये पता होता तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्शन में चाओ लियान को नहीं खरीदता। अभी वो फंग जिन हुआंग की सबसे बड़ी रुकावट थी। इस दुनिया में माँ बाप की भी वही ख्वाहिशें होती हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटियां जिंदगी में सफल हो। यहां तक कि रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ वाला फंग जिउगे भी इससे अलग नहीं था। तुम्हारी माँ को भी चाओ लियान पर तरस आ रहा है, ओ हुआंग, इस बार हम तुम्हें कोई सलाह नहीं देंगे, तुम इससे कैसे डील करोगी? फंग जिउगे मन हाई मन उम्मीद से इंतजार कर रहा था। लेक हार्ट माउंटेन के रास्ते पर कीन हवैन ने गुस्से में रास्ते के एक पत्थर को लात मारी। ये चाओ लियान कितनी अननोइंग है। कोई ऐसे भीख मांगता है क्या? वो चाहती है कि तुम फेरी की पोजीशन के लिए मुकबल से पीछे हट जाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। वो सच में बेशरम है, लेकिन उसके पास सच में कोई चारा नहीं है। उसने पहले ही समझा दिया कि ये उसके प्रेमी के लिए है, सन याओ ने बड़बड़ाया। हाँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती। जमीन पर घुटने टेके उठने से माना कर रही है। क्या वो चाहती है कि हम उससे उठने के लिए मिन्नत करें? सीरियसली, ओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने सीनियर सिस्टर के घर के चारों तरफ तमाशबीनों की भीड़ भी जमा कर दी, जिसकी वजह से तुम घर नहीं जा पा रही हो और यहां बाहर घूमना पड़ रहा है। कीन हवैन ने पैर पटका, पागल हो रही थी। लेकिन वो सच में बहुत बेचारी है। मुझे पिछली बार ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि चाओ लियान सच में बहुत अच्छी भी है। सन याओ ने अपना सिर हिलाया। हे, तुम किसकी तरफ हो? तुम चाओ लियान के लिए बोल रही हो? कीन हुआन गुस्से में थी जब उसने सन याओ की तरफ इशारा किया। सीनियर सिस्टर स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी बनने के लिए सबसे लायक इंसान है। चाओ लियान एक बार ही है, वो कैसे बन सकती है? और तुम, सन याओ, अपना एटीट्यूड ठीक करो। क्या तुम भूल गए कि सीनियर सिस्टर ने हमेशा हमारा कितना ख्याल रखा है? तुमने सच में ऐसी बातें कही? क्या तुम मेहरबानी का बदला दुश्मनी से दे रही हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे बस लगता है कि वो बेचारी है। सीनियर सिस्टर जो भी फैसला करेंगी, मैं उनका साथ दूंगी। सन याओ ने अपना हाथ हिलाया, समझाते हुए। कीन हवैन थोड़ी शांत हुई। वो फंग जिन हुआंग के लिए चिंता करने लगी। सीनियर सिस्टर अभी परेशान होंगी। इस चाओ लियान ने सच में एक अच्छी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अगर हम उसकी मांग मान लेते हैं तो हम फेरी की पोजीशन छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम नहीं मानते तो लोग कहेंगे कि सीनियर सिस्टर बेदर्द है, और लोग चाओ लियान के लिए हमदर्दी रखेंगे और उससे मानेंगे। सबसे जरूरी, फेरी के लिए मुकाबला सिर्फ हमारे सीनियर्स डिसाइड नहीं करते, ये हमारी जनरेशन के डिसाइपल्स के व्यू को भी कंसिडर करता है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की हर जनरेशन की फेरी को सबसे मान्यता मिलनी चाहिए। ही। आगे चलते हुए फंग जिन हुआंग अचानक हल्के से अपने आप पर हंस पड़ी। वो रुक गई। कीन हुआन और सुन याओ ने रियलाइज किया कि वो उस पहाड़ की दलन पर थे जहां वो अक्सर जाते थे। फंग जिन हुआंग दलन पर खड़ी थी, अपना सिर उठाए आसमान के सितारों को देख रही थी। फिर वो बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। उसका लहजा साफ था, लेकिन सुन याओ और कीन हुआन उसकी अटल दृढ़ता को सुन सकते थे। फंग जिन हुआंग की साफ ईनी में आसमान के सितारों की रोशनी झलक रही थी। रात की हवाएं चली उसके चेहरे को सहलाते हुए जब उसके बाल आसमान में लहरा रहे थे। उसने आगे कहा, भले हाई चाओ लियान बेचारी है, अगली जनरेशन की फेरी का टाइटल मेरा गोल है। ये वो रास्ता है जो मैंने तय किया है, मैं इससे दूसरों के लिए नहीं बदलूंगी। नॉर्दर्न प्लेन्स, लंग या ब्लेस्ड लैंड, फैंग युआन अपने हाई ड्रीम रेल्म के अंदर था। एक बार फिर किंग माओ माउंटेन में गुयू विलेज में एक जवान फैंग युआन गुयू क्लैन लीडर के सामने खड़ा था।
आप चाहते हैं कि मैं कल जानबूझकर फैंग झेंग के सामने हार जाऊं? और उससे हार जाऊं? फैंग युआन ने एड़ी फैला कर देखा, गुर्राते हुए। गु यू क्लैन लीडर ने ठंडी सांस भरी। फैंग युआन, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, फैंग झेंग ने हाई शुरुआत की थी। लेकिन तुम्हें समझना होगा, वो हमेशा तुम्हारी परछाई में जीता आया है, उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा। उसने तुम्हें चैलेंज किया क्योंकि उसके दिल की अंदरूनी ख्वाहिशें उससे तुम्हारा विरोध करने, तुम्हें हराने और बचपन के ट्रॉमा से मुक्त होने के लिए उकसा रही हैं, ताकि वो एक एक्सपर्ट का दिल हासिल कर सके। फैंग युआन ने सिर झुकाया, दांत पीसते हुए। क्लैन लीडर, जब आपने मुझे चुपके से बुलाया, इसका मतलब है कि मेरे पास उससे हराने की ताकत है। बिल्कुल सही, तुमने कर्ज लिया और अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी सिर्फ असगू को रिफाइन करने में किस्मत से सफल होने के लिए। इससे तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। लेकिन फैंग झेंग का ग्रेट एप्टीट्यूड है, उससे कई एल्डर्स सिखाते हैं, उसके पास काफी स्किल है, बस थोड़े एक्सपीरियंस की कमी है। गु यू क्लैन एल्डर ने कहा। अ ग्रेट एप्टीट्यूड, ही। फैंग युआन ने सिर उठाया और गु यू क्लैन लीडर को देखा, एक तंज भरी मुस्कान के साथ। तुम्हारा फैसला क्या है? गु यू क्लैन लीडर एक्सप्रेशनलेस था, फैंग युआन को नीचे देखते हुए एक रोबदार अंदाज में। फैंग युआन मुड़ा और चला गया। उसका साया अंधेरे में घुल गया। वो एक जुमला छोड़कर गया, मैं कर दूंगा। गु यू क्लैन लीडर ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें गहरी हो गई जब वो अपने आप से बड़बड़ाया। इतनी आसानी से मान गया, जरूर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सेफ साइड पर रहने के लिए मुझे पहले से ही उससे कमजोर कर देना चाहिए। चैप्टर एंड।